Hello students, in this lesson we are going to study poem Ulysses written by Alfred Lord Tennyson. I am Gajendra Verma, Assistant Professor, Department of College Education, Rajasthan. Okay students, let's start. तो ये पोइम है यूलिसिस टेनिसन द्वारा लिखी गई। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हु इज़ यूलिसिस। यूलिसिस कौन है? तो यूलिसिस एक काल्पनिक फिगर है जिसका जिक्र करता है सबसे पहले होमर अपनी बुक इलियड में। जिसे हमारी महाभारत है, वैसे ही होमर ने इलियड एक स्टोरी लिखी है जो काल्पनिक मानी जाती है। उस स्टोरी में एक पात्र होता है यूलिसिस, और ये ग्रीक देश का होता है, ग्रीस का होता है, ग्रीक पात्र होता है ये। और ये उस युद्ध में भाग लेता है जो बहुत ही फेमस युद्ध माना जाता है ग्रीक माइथोलॉजी का, जिस युद्ध को बोलते हैं ट्रोजन वॉर। तो ट्रोजन वॉर में क्या होता है, ग्रीस की लड़ाई होती है ट्रॉय से। अब उसका मुद्दा मैं आपको छोटा सा बड़ा ही शॉर्ट में बता देता हूँ मुद्दा क्या था, किस मुद्दे पर वो युद्ध लड़ा गया। क्योंकि इस युद्ध के बेस पर बहुत सारी पोइम्स लिखी गई हैं, तो हमें उस युद्ध की थोड़ी बहुत जानकारी होनी ज़रूरी है। तो ग्रीस और ट्रॉय दोनों जो हैं आपस में दुश्मन बन जाते हैं। एक छोटी सी घटना होती है कि ट्रॉय के कुछ लोग संधि करने ग्रीस में आते हैं, कुछ राजा और युवराज। वो जब संधि करते हैं तो दोनों के बीच में शांति का वादा करते हैं। लेकिन होता क्या है, संधि वाली रात ही ग्रीस का एक राजा होता है, उसकी बीवी होती है हेलन। तो हेलन को प्यार हो जाता है ट्रॉय के राजकुमार से, जिसका नाम होता है पेरिस। ओके, पेरिस और हेलन को प्यार हो जाता है और पेरिस हेलन को भगा के ले जाता है। जब वो संधि करके वापस जा रहे होते हैं तो पेरिस हेलन को चोरी छुपे ले जाता है। हेलन का पति जो मेनेलोस होता है, उसको जब ये बात पता लगती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो सारे ग्रीक राजाओं को इकट्ठा करता है, और ग्रीक का एक मेजर राजा होता है एगमेम्नन। तो एगमेम्नन जो होता है वो इसको अपमान मानता है और वो ट्रॉय पर हमला कर देते हैं सारे ग्रीक राजा मिल करके। उन ग्रीक राजाओं में से एक होता है ये यूलिसिस। ओके, तो जब वो ट्रॉय का वॉर लड़ा जाता है तो ट्रॉय का पतन हो जाता है, ट्रॉय हार जाता है। लेकिन ग्रीस के जो राजा थे ज़्यादातर वो भी मारे जाते हैं, बचता सिर्फ एक यूलिसिस है। अब यूलिसिस उस वॉर को जीतने के बाद जब वापस अपने किंगडम में लौट रहा होता है तो रास्ते में वो बहुत सारे जगहों पर जाता है, बहुत सारे राजाओं को मिलता है, बहुत सारे युद्ध भी लड़ता है वापस लौटते समय भी। तो अब ये पोएम उस पात्र के ऊपर लिखी गई है यूलिसिस की, उसकी अब थिंकिंग क्या है। क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी युद्धों में गुजारी है, सारी ज़िंदगी उन्होंने नए नए जगहें देखी है। अब वो एक जगह टिक कर के बैठ नहीं सकता है। इथका, जो जिस जगह का वो राजा है, यूलिसिस इथका का राजा था, तो वहाँ पर अब वो शांति से बैठ नहीं सकता है। अब उसका नेचर ऐसा हो गया कि उसको एडवेंचर चाहिए हर जगह से। तो इस पोएम में यही थिंकिंग रिफ्लेक्ट की गई है। टेनिसन ने बहुत ही खूबसूरती से ये पोएम लिखी है कि यूलिसिस जो है उसकी थिंकिंग क्या है लाइफ के प्रति। अब ये पोएम जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा। तो आपको इंट्रोडक्शन हो गया है यूलिसिस का कि यूलिसिस कौन है और इस पोएम में उसकी थिंकिंग क्या है, इसके विचार किस तरह के हैं, एक्सप्रेस करने जा रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम। It little profits that an idle king by this still hearth among these barren crags matched with an aged wife I meet and dole unequal laws unto a savage race। तो इसका पहले अपने ये जो हाईलाइट मैंने वर्ड किए हैं ये देख लेते हैं। हर्थ, हर्थ है काम एंड क्वाइट होम। हर्थ का मतलब चूल्हा होता है सॉरी, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड यूज़ हुआ है काम एंड क्वाइट होम। तो वो कहता है इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग बाय दिस स्टिल हर्थ, कि बड़े ही, ये तो बहुत ही कम फ़ायदे की बात है। इट लिटिल प्रॉफिट्स, इसमें कोई मज़ा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है कि एक आइडल किंग, कि एक सुस्त किंग, आइडल का मतलब जो बस काम ना ज़्यादा करने का, तो एक निठल्ला राजा जिसको हम कह सकते हैं, निठल्ला राजा बन के रहना कोई मज़े की बात नहीं है। पहली लाइन का मतलब इतना कह सकते हो।
बाय दिस स्टिल हर्थ, और कहाँ पर, यहाँ काम एंड क्वाइट होम में एकदम निठल्ला बैठ करके क्या प्रॉफिट होता है, कोई प्रॉफिट नहीं आता, कोई मज़े वाली बात नहीं है। अमंग दीज बैरन क्रैक्स, अब वो बैरन क्रैक्स इसको बोलता है, रॉकी आइलैंड ऑफ इथका, अनप्रोडक्टिव रॉक्स, तो वो जो जिस जगह का राजा था वो इथका था, और इथका की जो ज़मीन जो है उसको अच्छी नहीं लगती है, उसको वो बैरन क्रैक बोलता है कि इस बैरन क्रैक में, यहाँ रॉकी चट्टानों के अंदर, रॉकी आइलैंड के अंदर, जहाँ कोई ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है, वहाँ पे अब मैं आइडल बैठ के क्या करूँगा, कोई प्रॉफिट वाली बात नहीं है। मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ, अपनी एज्ड वाइफ के साथ, वाइफ उसकी क्या है, पेनेलोपे, उसकी वाइफ का नाम पेनेलोपे है, तो अब उसकी वाइफ भी जो है वो बूढ़ी हो गई है, तो उसका नाम लेकर भी वो कहता है कि अब इस इत्का में कैसे बैठूं मैं, एकदम शांति है मेरे लिए, करने के लिए कुछ है नहीं, बैरन क्रैग्स हैं, चट्टाने ही चट्टाने हैं, वाइफ भी बूढ़ी हो गई है। आई मीट एंड डोल, मीट एंड डोल का मतलब है एडमिनिस्टर करना, रूल करना, कि मैं रूल करता हूँ अनइक्वल लॉज अन टू ए सैवेज रेस। सैवेज रेस का मतलब है वो लोग जो अनसिविलाइज्ड हैं, अनसिविलाइज्ड पीपल ऑफ इथका। तो उसको इस काम में भी मज़ा नहीं आता कि जो इथका के अनसिविलाइज्ड लोग हैं, असभ्य लोग हैं, उनके ऊपर वो कानून द्वारा शासन करें। कानून भी कैसे बताएं उसने, अनइक्वल, अनइक्वल लॉज, अनइक्वल लॉज को उन लोगों पर थोपना जो असभ्य हैं, और उन लोगों पर राज करना, उनको एडमिनिस्टर करना। आई मीट एंड डोल, तो उसको इस काम में मज़ा नहीं आ रहा है, वो इस काम की आलोचना कर रहा है कि ये मेरे लायक काम नहीं है इस तरह के। और वो लोग, दैट सैवेज रेस दैट होर्ड एंड स्लीप एंड फीड, ये देखो एंड ये दो बार आया है, यहाँ पे एक लिटरेरी डिवाइस है, पॉली एसिंडेटन बोलते हैं इसको, पॉली एसिंडेटन, जिसमें एंड कंजक्शंस का यूज़ ज़रूरत से ज़्यादा किया जाता है। दैट होर्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नॉट नो मी, तो ऐसे लोगों पर राज करना जो होर्ड करते हैं। होर्ड करने का मतलब होता है लिव ए यूजलेस लाइफ लाइक एनिमल। वैसे तो होर्ड करने का मतलब होता है सामान को इकट्ठा करना, जमाखोरी करना, लेकिन यहाँ पे होर्ड का जो फिगरेटिव मीनिंग है वो ये है कि कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइफ नहीं जीना, एक यूजलेस लाइफ एनिमल्स की तरह, जिस तरह से एनिमल्स खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और मर जाते हैं, तो उन लोगों को, वो लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं, होर्ड कर रहे हैं, यानी अनसिविलाइज्ड हैं, कुछ उनको आता जाता नहीं है। अब मेरे लिए ये काम बड़ा मुश्किल है कि मैं उन लोगों पर शासन करूं। ओके, तो वो लोग होर्ड करते हैं, स्लीप करते हैं, फीड करते हैं, और मुझे नहीं जानते हैं, वो लोग मेरी वैल्यू नहीं समझते हैं, क्योंकि यूलिसिस जो है पूरी दुनिया घुमा है, पूरी दुनिया के राजाओं को उसने हराया है, तरह तरह के युद्ध लड़े हैं, तरह तरह की ज़मीनें, जंगल देखे हैं, तो उसको आदत हो गई अब बाहर ही रहने की, नए नए लोगों से युद्ध करने की, नए नए युद्ध जीतने की, नए नए एडवेंचर करने की। तो वो कहता है मैं नहीं रह सकता अभी तक में, मैं ऐसे लोगों पर शासन नहीं कर सकता जो अनसिविलाइज्ड हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, और वाइफ भी मेरी बूढ़ी हो गई है, तो उसके साथ अब मेरा दिल नहीं लगता है। तो यहाँ पर फुल स्टॉप आया है, यहाँ पे एक सेंटेंस हमारा पूरा होता है। नेक्स्ट, आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल। अब यही बात होगी कि मैं ट्रैवलिंग से रेस्ट नहीं कर सकता, यानी मुझे तो अब आदत हो गई है यात्राएं करने की। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मैं लाइफ के पूरे मजे लूँगा। ड्रिंक लाइफ टू द लीज, इसका मतलब ये होता है कि लाइफ को पूरा आनंद लेना, लाइफ का जो घूंट है, लाइफ का जो एक लाइफ नुमा जो ये ग्लास है जिसके अंदर ये लाइफ भरी हुई है पानी से या शरबत से जो भी है, तो मैं उसको एकदम तले तक पी जाऊँगा, बिल्कुल भी एक बूंद भी उस गिलास में नहीं छोड़ूंगा, यानी लाइफ का पूरा आनंद लेना चाहता हूँ। ऑल टाइम्स आई हैव इंजॉयड ग्रेटली, तो मैंने हमेशा से अपनी लाइफ को इंजॉय किया है, सफ़र भी किया है, हैव सफ़र्ड ग्रेटली, सफ़र भी किया है, बोथ विद दोज दैट लव्ड मी अलोन ऑन शोर, और उनके साथ जिन्होंने मुझे प्यार किया है, यानी उसके जो सैनिक थे जो उसके साथ हमेशा रहते थे, उनके साथ मैंने लाइफ को सफ़र भी किया है, इन्जॉय भी किया है। एंड अलोन ऑन शोर, और कभी कभी मैंने अकेले भी इन्जॉय किया है, ऑन शोर, समुद्र के किनारों पर। एंड व्हेन थ्रो स्कडिंग ड्रिफ्ट्स एंड रेनी हिट्स, और अलग अलग मौसम के अंदर, स्कडिंग ड्रिफ्ट्स का मतलब है क्लाउड्स मूविंग अक्रॉस द स्काई, जब मैं देखता था कि आसमान में बादल जो है वो घूम रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, और रेनी हिट्स, एक कंस्टेलेशन वाज सपोज टू कोज रेन, तो हिट्स जो है एक स्टार्स का ग्रुप है जिससे हमें पता लगता है कि, या जिसके बारे में माना जाता था कि
कि वो जो ग्रुप है स्टार्स का वो रेन को लाता है। तो वो कहता है कि बादलों के मौसम में और बरसात के मौसम में मैंने अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय किया है। वैक्स्ड द डिम सी मेड स्टॉर्मी। द डिम सी, तो ये जो चीज़ें हैं, बादल हैं, ये हेड्स है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिम सी को वैक्स्ड कर देती हैं। वैक्स्ड करने का मतलब है उसमें तूफान ले आती हैं। तो ऐसे ऐसे मौसम को मैंने एंजॉय किया है। आई एम बिकम ए नेम, अब मैं नेम बन चुका हूँ, यानी मैं फेमस हो गया हूँ, काफ़ी फेमस हो चुका हूँ मैं दुनिया के अंदर। हो सकता है इतका के लोग तो उसको ना जानते हो। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद ए हंग्री हार्ट, क्योंकि मैं हमेशा एक हंग्री हार्ट के साथ घूमता हूँ, यानी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता है प्रसिद्ध होने की। मच हैव आई सीन एंड नोन सिटीज़ ऑफ मैन, मैंने बहुत सारे सिटीज़ देखे हैं, आदमी देखे हैं। एंड मैनर्स, सिटीज़ ऑफ मैन एंड मैनर्स, मैंने तरह शहर देखे हैं जिनमें अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के मैनर्स वाले। क्लाइमेट्स, अलग अलग क्लाइमेट्स वाले शहर देखे हैं, अलग अलग काउंसिल्स वाले शहर देखे हैं, अलग अलग सरकारों वाले शहर देखे हैं। तो ये पूरी लाइन हम पढ़ेंगे। मच हैव आई सीन एंड नोन सिटीज़ ऑफ मैन एंड मैनर्स, क्लाइमेट्स, काउंसिल्स एंड गवर्नमेंट्स, कि मैंने बहुत सारे शहर देखे हैं जिनमें अलग तरह के लोग हैं, अलग तरह के उनके मैनर्स हैं, अलग जलवायु है, अलग काउंसिल है, अलग सरकारें हैं, उनको मैंने देखा है और जाना है। माई सेल्फ नॉट लिस्ट बट ऑनर्ड ऑफ दैम ऑल, और मैंने वहाँ से सम्मान पाया है, इज्जत पाई है, और मैंने भी उनकी इज्जत वहाँ पे की है। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल्स विद माई पीयर्स, और मैंने इन्जॉय किया है, किसको, बैटल को एंजॉय किया है, युद्ध को एंजॉय किया है मेरे साथियों के साथ, विद माई पीयर्स। फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, ट्रॉय का जिक्र आया है। रिंगिंग प्लेन्स का मतलब है रिजाउंडिंग विद द डिन ऑफ बैटल्स। फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, तो विंडी ट्रॉय, ऐसे ट्रॉय वो जगह थी जहाँ पे ये युद्ध लड़के आए थे, ट्रोजन वॉर जहाँ पे हुआ था, तो उसको विंडी ट्रॉय बोला है, तूफानी ट्रॉय। वहाँ पे मैंने रिंगिंग प्लेन्स के साथ युद्ध किया है, यानी युद्ध करते हैं तो जो पूरा का पूरा युद्ध का मैदान है वो गूंज उठता है तलवारों से, भालों से, चीखों से, तो उसको रिंगिंग प्लेन बोला है। आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, और हर वो चीज़ जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं उसका पार्ट हूँ। येट ऑल एक्सपीरियंस इज़ एन आर्च, और वो सारा का सारा जो एक्सपीरियंस है मेरा वो एक आर्च है, डोर गेटवे है, यानी एक प्रवेश द्वार है। वेयर थ्रू ग्लीम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेड्स फॉरएवर एंड फॉरएवर व्हेन आई मूव, तो वो कहता है कि वो जो गेट है जिसके थ्रू मैं देखता हूँ तो मुझे वर्ल्ड जो है वो अनएंडिंग लगता है, मुझे लगता है कि वर्ल्ड के आगे और जाना चाहिए, उस द्वार के आगे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो जो यूलिसिस है वो हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, तरह तरह के एडवेंचर है वो एक्सपीरियंस करना चाहता है। नेक्स्ट लाइन है फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव, ये हो गई थी। आगे वाले लाइन पढ़ते हैं। हाउ डल इट इज़ टू पोज टू मेक एन एंड, कि पोज कर देना यानी रुक जाना, एंड पर आ जाना कितना डल होता है, किसी काम को बीच में ख़त्म कर देना, रोक देना, रेस्ट करना कितना डल है यूलिसिस के लिए। टू रस्ट अनबर्निश्ड, रस्ट का मतलब जंग लगना, अनबर्निश्ड का मतलब अनयूज्ड, बिना यूज के। टू बिकम डल मेंटली एंड इनएक्टिव फिजिकली, फिगरेटिव मीनिंग इसका। तो वो कहता है कि पड़े पड़े जंग लग जाती है, कितना डल होता है वो काम। नॉट टू शाइन इन यूज़, जंग लगना, और जब यूज़ में नहीं होता तो कोई भी चीज़ चमकती नहीं है, भले ही वो लोहे की तलवार हो या भले ही इंसान हो, जब वो यूज़ में नहीं आता है तो उसके जंग लग जाती है। तो कहता है ये बड़ा ही डल है मेरे लिए। एंड दो टू ब्रीथ वर लाइफ, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मय बोधक है, हैरानी प्रकट करके कहता है कि क्या सांस लेना ही जिंदगी है। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटल एंड ऑफ वन टू मी लिटल रिमेन्स, तो लाइफ जो है वो बहुत जल्दी निकल जाती है, और मेरी लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा निकल चुकी है, बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा रह गया लाइफ का। बट एवरी आवर इज सेव्ड फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस,
परंतु जितना भी समय अब बचा है उस इटर्नल साइलेंस से, इटर्नल साइलेंस यहाँ डेथ के लिए है, उस इटर्नल साइलेंस से जितना भी समय बच गया है, एवरी आवर इज सेव्ड, मतलब इसे देखिए, एवरी आवर स्पेंट इन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज सो मच टाइम सेव्ड फ्रॉम डेथ, कि वो समय जो हम नॉलेज प्राप्त करने के लिए लगा देते हैं वही समय बस काम का होता है। ए मैन में बी सैड रियली टू लिव ओनली ड्यूरिंग द टाइम दैट ही पासेज इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज, और आदमी का वही समय माना जाता है कि वो जिया है जिस समय में उसने कुछ न कुछ नॉलेज हासिल की है, वरना ऐसे ही पड़े रहो, आलस में पड़े रहो, खाते रहो, पीते रहो, वो कोई ज़िंदगी नहीं है। हमेशा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम नई से नई चीज़ सीखते रहें, यूलिसिस के अकॉर्डिंग। समथिंग मोर, ए बिट ऑफ फ्रेश नॉलेज। समथिंग मोर का मतलब है हमेशा कुछ न कुछ पाने की लालसा, कुछ न कुछ प्राप्त करने की, नॉलेज प्राप्त करने की लालसा। ए ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स एंड वाइल इट वर का मतलब है इट वुड बी मीन एंड कोवर्डली ऑन माई पार्ट, कि मेरे तरफ से अगर मैं कुछ भी नया पाने की कोशिश नहीं करूँगा, कुछ भी नया नॉलेज पाने की कोई इच्छा नहीं करूँगा, तो मेरे लिए तो यह बहुत ही बुरी बात होगी। फॉर सम 3 sons टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ। 3 sons का मतलब यहाँ 3 years या 3 days बोल सकते हैं अपने। टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ, टू सेव माई एनर्जीज, टू सीक टू प्रोटेक्ट माई लाइफ फ्रॉम डेंजर, कि मेरा जो समय है बहुत ही कम रह गया है, हो सकता है कि 3 साल ही बचे हों। वो अंदाज़ा लगा रहा है कि वो बूढ़ा हो गया है, और अगर मान लो भी 3 ही साल बचे हैं, तो उन 3 सालों में मैं कोई अपनी ज़िंदगी को स्टोर और होल्ड नहीं करना चाहूँगा। यानी मैं अपने आप को, अपनी लाइफ इस तरह से नहीं जीना चाहूँगा कि डेंजर से बचा रहूँ और बस आराम करता रहूँ। नहीं, ये जो 3 साल बचे हैं मैं उनका फुल यूज़ करना चाहता हूँ। एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिज़ायर, और मेरी जो ये ग्रे स्पिरिट है, ग्रे स्पिरिट बोला गया बुढ़ापे के लिए। तो बुढ़ापे में आदमी के बाल ग्रे हो जाते हैं, तो उसने बोला कि जो मेरी ग्रे स्पिरिट है, मेरी जो बुढ़ापे की जो ज़िंदगी है डिज़ायर से भरी हुई है, अभी भी मेरी इच्छाएं कम नहीं हुई है। टू फॉलो नॉलेज, कौन सी डिज़ायर? नॉलेज को फॉलो करने की। लाइक ए सिंकिंग स्टार, जिस तरह से सिंकिंग स्टार जो है वो कभी रुकता नहीं है। तो सिंकिंग स्टार क्या है? टू ट्रैवल इन द परस्यूट ऑफ मोर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अप टू द वेरी एंड ऑफ हिज डे, जस्ट लाइक ए स्टार विच मूव्स अक्रॉस स्काई टिल इट सेट्स। तो जो सिंकिंग स्टार है वो आसमान में चलता रहता है जब तक कि वो छुप नहीं जाता। तो वो भी यही कहता है कि मैं भी सिंकिंग स्टार की तरह रुकने वाला नहीं हूँ, जब छुपूंगा तभी रुकूंगा, यानी जब डेथ होगी तभी रुकूंगा। बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट्स, और मैं तब तक चलता रहूँगा, मैं भी तब तक कोशिश करता रहूँगा जब जहाँ तक कि ह्यूमन माइंड सोचने की क्षमता रखता है। बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट का मतलब जहाँ तक सीमा है मानव के सोचने की, मैं वहाँ तक जाता रहूँगा, अपने प्रयास करता रहूँगा। तो ये जो यूलिसिस की जो फीलिंग है ऑप्टिमिस्ट होने की, एनर्जेटिक होने की और हमेशा नॉलेज प्राप्त करने की, ये टेनिसन की भी रिप्रेजेंट करती है, टेनिसन की फीलिंग को। टेनिसन की खुद की भी फीलिंग ऐसी थी, उसकी पोइम्स में हमें ऑप्टिमिज्म दिखाई देता है बहुत ज़्यादा, और ये उस एज की फीलिंग को भी शो करता है। विक्टोरियन पोइट थे टेनिसन, विक्टोरियन एज में ये फीलिंग थी काफ़ी, नई नई चीज़ों को ढूंढने की, नई नई नॉलेज को प्राप्त करने की, आराम ना करने की, तभी तो उन्होंने इतनी तरक्की की। ओके, नेक्स्ट पैरा। दिस इज़ माई सन माई ओन टेलीमैकस। अब अपने सन की बात करता है कि ये मेरा बेटा है टेलीमैकस। टू होम आई लीव द सेप्टर एंड द आइल, तो मैं इसके लिए अपना राजकाज छोड़ता हूँ। सेप्टर का मतलब होता है वैसे तो एक डंडा जिसके थ्रू कोई राज करता है, यहाँ पे सेप्टर रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रोन को, सिंहासन को। ए डेकोरेटेड रोड कैरिड बाय ए किंग और क्वीन और सेरेमोनियल ओकेजन्स एज ए सिंबल ऑफ देयर पावर। तो एक डेकोरेटेड रोड होती है, डेकोरेटेड डंडा होता है जो राजा लोग अपने पास रखते हैं अपनी पावर को शो करने के लिए। तो वो कहता है कि ये जो साम्राज्य है ये मैं टेलीमैकस को देता हूँ, अपना आइल भी देता हूँ। वेल लव्ड ऑफ मी, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। डिसर्निंग टू फुलफिल, वाइज इनफ। डिसर्निंग का मतलब है वाइज इनफ, कि वो वाइज है फुलफिल करने के लिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि वो वाइज है टेलीमैकस। दिस लेबर, इस काम को वो पूरा कर देगा। टू फुलफिल दिस लेबर बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड ए रजिड पीपल, और वो ये जो रजिड पीपल हैं, रजिड का मतलब है अनसिविलाइज्ड लोग हैं जो इत्था के, उनको वो माइल्ड कर देगा। माइल्ड करने का मतलब उनको सिविलाइज कर देगा अपने प्रूडेंस से,
अपने प्रूडेंस का मतलब अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक से वो इनको कर देगा ठीक। एंड थ्रो सॉफ्ट डिग्रीज सबड्यूज देम टू द यूजफुल एंड गुड, और धीरे धीरे उन लोगों को यूजफुल कर देगा और गुड बना देगा, अच्छा बना देगा। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, वो मोस्ट ब्लेमलेस है, यानी उसको किसी बात का दोष नहीं दिया जा सकता है। सेंटर्ड इन द स्फेयर, और वो इंटरेस्टेड है इसी क्षेत्र में, यानी इसी काम में वो इंटरेस्टेड है टेलीमैकस, जबकि मेरा तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों को राज करने का। इन स्पेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज डिसेंट नॉट टू फेल, तो वो जो ये कॉमन ड्यूटीज़ होती है राजा की, इसमें काफ़ी वो इंटरेस्टेड है। और डिसेंट नॉट टू फेल इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस, और वो इतना डिसेंट है, इतना सभ्य है वो, कि वो इस टेंडरनेस का जो ऑफिस है, यहाँ पे टेंडरनेस का ऑफिस जो उसकी माता के लिए आया है, इन हिज ड्यूटी टूवर्ड्स हिज मदर, तो वो अपनी माँ के प्रति भी अपनी ड्यूटी को कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि अब उसकी वाइफ के प्रति उसका इंटरेस्ट कम हो गया है। पहले जिक्र आया था ना कि उसकी वाइफ जो है वो एज्ड हो गई है, पेनेलोपे, तो वो अपनी माँ को भी अपनी पत्नी को भी अपने बेटे के हवाले करके जा रहा है कि वो इसका ध्यान रख लेगा, उसको ऑफिस ऑफ टेंडरनेस बोला है। एंड पे मीट अडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स, और जो हमारे हाउस होल्ड गॉड हैं, हमारे पारिवारिक जो देवता हैं, उनका भी वो बहुत अच्छे से उनकी पूजा करेगा, उनकी ध्यान रखेगा, उनका ख्याल रखेगा। व्हेन आई एम गॉन, जब मैं चला जाऊँगा। ही वर्क्स हिज वर्क आई माइन, तो वो अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। यानी उसका काम ये है कि अब घर संभालना, राजकाज संभालना, इत्का के लोगों को संभालना, अपनी माँ को संभालना, और परिवार के जो देवी देवता हैं उनकी ख्याल करना, उनकी पूजा करना, तो वो ये काम करेगा। और मैं क्या करूँगा, मैं नई नई दुनिया देखूँगा, अभी और नॉलेज प्राप्त करूँगा, एडवेंचर करूँगा। नेक्स्ट, देयर लाइज द पोर्ट, द वेसल पफ्स हर सेल। अब वो पोर्ट की ओर इशारा करके बोलता है, बंदरगाह की ओर इशारा करके बोलता है कि देखो ये रहा बंदरगाह, और यहाँ पे जो वेसल है, जहाज जो है, अपने सेल को पफ कर रहा है, यानी जहाज के जो पाल होते हैं, सेल होते हैं, उनमें हवा भर रही है। देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज, समुद्र की ओर इशारा करके कहता है कि वहाँ देखो सन्नाटा छाया है, अंधेरा छाया है। माई मैरिनर सोल्स दैट हैव टॉयल्ड एंड रोट एंड थॉट विद मी, देखो लाइन कितनी सुंदर लिखी है, टॉयल्ड एंड रोट एंड थॉट, क्या म्यूजिकल क्वालिटी इनमें देखिए आप। तो माई मैरिनर्स जो हैं, मेरे जो मैरिनर्स हैं, नाविक मेरे साथी जो हैं, उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है, टॉयल किया है, कष्ट भोगे हैं, रोट अचीवमेंट हासिल की है, और थॉट तो मेरे जैसा ही उन्होंने सोचा है। ओके, रोट का मतलब है अचीव्ड। दैट एवर विद ए फ्रोलिक एंड वेलकम टुक, और वो भी इंजॉयमेंट के साथ, एवर विद ए फ्रोलिक यानी एक अच्छे एटीट्यूड के साथ, वेलकम टुक द थंडर एंड द सनशाइन, टुक का मतलब एक्सेप्ट किया है, थंडर एंड सनशाइन, फेयर एंड फाउल वेदर, तो उन्होंने मेरे साथ खुशी खुशी अच्छे मौसम को, अच्छे समय को भी इंजॉय किया है, और बुरे समय भी मेरे साथ उन्होंने मेरा साथ दिया है, मेरे साथियों ने। थंडर एंड द सनशाइन का मतलब अच्छा और बुरा समय। एंड अपोज फ्री हार्ट्स फ्री फॉरहेड्स, और डेंजर को फेस किया है विद बोल्ड एंड चीयरफुल हार्ट, यानी जितने भी हमारे सामने डेंजर आए हैं उनका सामना उन्होंने फ्री हार्ट के साथ किया है, खुले दिल से उनका सामना किया है। फ्री फॉरहेड का मतलब ये है कि अच्छे से उन्होंने वफादारी निभाई है। यू एंड आई आर ओल्ड, अब हम दोनों ही बूढ़े हो चुके हैं, मैरिनर्स की बात कर रहा है, मैरिनर्स की तरफ बोल के कह रहा है कि तुम भी बूढ़े हो गए हो, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। ओल्ड एज हैथ यट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल, तो ओल्ड एज का अपना ही अलग मज़ा है, अपना एक अलग ही सम्मान है, और अपने कष्ट भी हैं अलग, टॉयल का मतलब अपने अलग कष्ट है। डेथ क्लोजेज ऑल, परंतु मृत्यु जो है वो सब कुछ बंद कर देती है, मृत्यु होने पर वो सब समान रहते हैं, क्या जवान और क्या बूढ़े। बट समथिंग एट द एंड, परंतु एंड से पहले, एर का मतलब पहले, एंड से पहले, सम वर्क ऑफ नोबल नोट मे येट बी डन, कुछ अच्छा काम अभी भी किया जाना बाकी है। नोबल नोट जो है अच्छा काम है, वो अभी भी येट बी डन यानी करना बाकी है हमें। ओल्ड हो गए हैं तो क्या हो गया, नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रोव विद गॉड्स, स्ट्रोव विद गॉड्स का मतलब है भगवान के साथ लड़ाई करना। यूलिसिस एंड हिज फॉलोअर्स फॉट विद द गॉड्स इन द ट्रोजन वॉर, ट्रोजन वॉर में वो गॉड्स के साथ लड़े थे, तो वो कहते हैं कि हम ऐसे वैसे नहीं हैं, हमने भगवान के साथ भी लड़ाई लड़ी हुई है। द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, अब रॉक्स से लाइट जो है वो चमक रही है, यहाँ का मतलब है कि रॉक्स के अंदर जो घर बने हुए हैं चट्टानों के अंदर इतिका में,
उन घरों से अब बत्तियाँ टिमटिमा रही हैं, लाइट जल रही है। द लॉन्ग डे वेन्स, अब दिन जो है वो ख़त्म हो रहा है। द स्लो मून क्लाइम्स द डीप, स्लो मून जो है, धीमा धीमा जो चंद्रमा है वो धीरे धीरे समुद्र के ऊपर उठ रहा है। डीप का मतलब यहाँ पे है समुद्र। मोन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस, और जो डीप है, जो समुद्र है, ये मौन कर रहा है। मौन करने का मतलब आवाज़ें निकाल रहा है, तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं समुद्र में से रात को। Ulysses hears the myriad voices of the sea with its eternal note of sadness, तो समुद्र से सैडनेस की आवाज़ें आ रही हैं। कम माई फ्रेंड, आओ मेरे मित्रों। इट इज़ नॉट टू लेट टू सीक ए न्यूअर वर्ल्ड, तो अपने मित्रों की और अपने मरीनर्स की ओर बोल के कह रहा है कि अभी भी कोई ज़्यादा देरी नहीं हुई है कि हम नए वर्ल्ड को ना देखें, सीख ना करें, उनको उनकी इच्छा ना करें, अभी भी टाइम है हमारे पास। पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर, स्माइट, स्माइट का मतलब है स्ट्राइक, तो वो कहता है अभी भी हमारे पास टाइम है सब कुछ करने का। पुश ऑफ करो अपने आप को आगे बढ़ाओ और स्ट्राइक करने के लिए तैयार रहो। द साउंडिंग फरोज, किसको स्ट्राइक करना है? साउंडिंग फरोज को। साउंडिंग फरो का मतलब है उठती हुई लहरों को। फॉर माई पर्पज होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, और मेरा जो उद्देश्य है वो है सेल करना, यानी समुद्र की यात्रा करना, बियॉन्ड द सनसेट, जहाँ सूरज छिप जाता है उससे भी आगे जाना है। कहने का मतलब बहुत दूर तक जाना है। एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स, और कहाँ जाना है? वेस्टर्न होराइजन वेयर द स्टार गोज डाउन इनटू द सी, और वेस्टर्न होराइजन पश्चिमी क्षितिज के और आगे चलना है, यानी कि उद्देश्य पश्चिम की ओर यात्रा करना है। अनटिल आई डाई, और जब तक कि मैं मर न जाऊँ तब तक मैं ये काम करता रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा। इट मे बी दैट द गल्फ्स विल वॉश अस डाउन, ऐसा भी हो सकता है कि गल्फ्स जो हैं हमें वॉश कर दें, हमें बहा ले जाएं अपने साथ। इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल, और ऐसा भी हो सकता है कि हम शायद उस हैप्पी आइल को टच कर सकें जहाँ पर हमारे डेड हीरोज़ चले गए हैं। उनकी मान्यता थी कि उनके जो हीरोज़ हैं, जो शहीद हो गए हैं लड़ते लड़ते ग्रीस के लिए, वो एक हैप्पी आइल्स में चले जाते हैं, एक आइलैंड बना हुआ है वहाँ वो चले जाते हैं। तो हो सकता है कि हम उस हैप्पी आइल तक पहुँच जाएँ और अपने हीरोज़ से मिल सकें। एंड सी द ग्रेट एक्किलीज़, और उनका जो सबसे बड़ा हीरो था एक्किलीज़, उसको हम मिल सकें वहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि हम वो ढूंढ लें। whom we knew through much is taken much abides and though, ये नई लाइन शुरू हो गई है। दो मच इज टेकन मच अबाइड्स एंड दो दे हैव एक्सपीरियंस मच एंड मच मोर स्टिल रिमेन्स टू बी सीन, कि मच इज टेकन की काफ़ी कुछ हम देख चुके हैं, मच अबाइड्स और काफ़ी अभी बाकी है देखने का। एंड दो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज, हालांकि अब हमारे अंदर वो ताकत नहीं रही है जो पुराने दिनों में थी हमारे पास। मूव्ड अर्थ एंड हेवन दैट विच वी आर, तो हम पहले तो पूरी धरती को हिला देने की क्षमता रखते थे, अब तो हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं रही है, तो भी कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। वन इक्वल टेम्पर ऑफ हेरोइक हार्ट, हमारा जो टेम्पर है वो इक्वल है, यानी हमारी जो फीलिंग है, हमारे जो सोचने का तरीका है वो इक्वल है, हम एक जैसा सोचते हैं, हमारा टेम्पर इक्वल है और हमारे हार्ट्स हेरोइक हैं, हमारे जो हृदय हैं वो वीरता से भरे हुए हैं। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट, हालांकि वो जो हार्ट हैं वो टाइम के द्वारा वीक बना दिए गए हैं और भाग्य द्वारा वीक बना दिए गए हैं, बट स्ट्रॉन्ग इन विल, परंतु वो जो इच्छा शक्ति में है अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, और ये जो अंतिम लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है। टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, कि हम अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं, इतने कमज़ोर नहीं हुए हैं, और हमारी जो विल है अभी भी क्या करती है, स्ट्राइव करती है, संघर्ष करती है, सीख करती है, नई चीज़ों को पाने की इच्छा रखती है। टू फाइंड, अधिक से अधिक पाने की इच्छा करती है, एंड नॉट टू यील्ड, और कभी भी हार मानने वाली हमारी इच्छा शक्ति नहीं है। टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, तो हमारी जो विल है हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करती रहेगी, नई नई चीज़ों को पाने की कोशिश करती रहेगी, और कभी यील्ड नहीं करेगी, कभी हार नहीं मानेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी यूलिसिस पोएम। इस पूरी पोएम में आप देखिए एक जोश है, एक उत्साह है, निराशा का कहीं नामो निशान नहीं है। यूलिसिस जो है उसकी फीलिंग्स से हम भी प्रेरणा ले सकते हैं कि भले ही कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा नया सीखने के लिए, नया करने के लिए तत्पर रहना चाहिए,
कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, अब मैं कमज़ोर हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा टाइम चला गया है, कुछ ही दिन बाकी है। नहीं, जितना भी समय भगवान ने हमें दिया है उस समय का हमें नई नई चीज़ें सीखने में पूर्ण रूप से प्रयोग करना चाहिए। Okay students, I hope you liked the lesson. If you liked the lesson, please press the like button and subscribe my channel and do share this lesson. Okay students, goodbye, good luck.